बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदौर, मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, जहां पर लग ये रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात पॉजिटिव नोट्स के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, आज थोड़ा सा खलल दिखाई दिया। राना सनाउल्लाह साहब, सरदार याद सादिक साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हुए थे कोशिश की जाएगी कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकातें जनाब इमरान खान साहब से जेल में करवा दी जाए, बट आज भी नहीं हो सकी। और ये मुलाकात इतवार, सोमवार और आज मंगल को भी ये मुलाकात नहीं हो सकी। अब उसमें डेडलाइन भी 31 जैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो उसमें देखते हैं कि कुछ मुज़ाकरात आगे चलते हैं या ये जो बीच में तातुल आया है, बीच में ये जो बैरियर आया है, इसी के ऊपर तूल पकड़ता जाएगा बैरियर और ये मुज़ाकरात कहीं कि ये रुके रह जाएंगे। रीज़न कि ये मुज़ाकरात एज ए सेड अर्लियर ये मेरे आपके पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। सेकेंडली, उड़ान पाकिस्तान, एहसन इकबाल साहब का एक नया विजन, PMLN का एक नया विजन, साथ ही क्लेम्स के पाकिस्तान में महंगाई जो है वो कम हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई कम हो रही है या महंगाई बढ़ने की शरह कम हो रही है, ये टेक्निकल सी बात है। इसके ऊपर भी आज के शो में बात करेंगे कि हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, 1 करोड़ 30 लाख के करीब पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आपको और मुझे ये बताया जाता है हुक्मरान जमातों की जानिब से कि जनाब देखें महंगाई बहुत कम हो गई है। क्या मुज़ाकरात तातुल का शिकार होने जा रहे हैं? मुज़ाकरात का इवेंचुअल हदफ क्या है और निकलेगा क्या? इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब ने। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज वी वर वेरी पॉजिटिव कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो जाएगी मुज़ाकराती कमेटी की और कोई पॉजिटिव ब्रेक थ्रू भी पॉसिबल है नेक्स्ट नशिस्त में, लेकिन एट वंस तातुल का शिकार दिखाई देते हैं मुज़ाकरात। सर, व्हाट एक्चुअली हैपेंड? थैंक यू वंस अगेन जी। देखिए, आपने जो इब्तदाइया कहा है उसमें बहुत सारे हकायक पिन्हा हैं। मैं एक जो उसमें हकीकत जो है उसको आश्कार कर देता हूँ, बाकी आगे प्रोग्राम में देख लेते हैं। इन्होंने कमिट किया था कि गुजरे कल मुलाकात हो जाएगी, बल्कि कुछ हलकों की तरफ से कहा गया था कि संडे को मुलाकात हो जाएगी, गुजरे संडे को, तो नहीं हुई। इन्होंने अपने बंदों से भी कमिट किया था, आपने राना सना साहब की बात की है, कुछ और लोगों से भी कमिट किया हुआ तो नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? इसके 2 मतलब हो सकते हैं। नंबर 1 कि ये मुलाकात कराना नहीं चाहते, या नंबर 2 ये मुलाकात करवा नहीं सकते। अब इन दोनों जो पॉसिबिलिटीज है इसमें मफकूद है जो हमारी नेगोशिएशंस जो हैं, मुज़ाकरात आगे ना बढ़ रहे जो हैं, उसकी वजह जो है इसी में है। और शायद इसी वजह से असद कैसर साहब ने अपने एक टेलीविजन प्रोग्राम में इवनिंग बिफोर लास्ट उन्होंने कहा था कि जो छुपी ताकत है, जो जिनके पास असल ताकत है, वो उनको अब चाहिए कि वो सामने आ जाएं, जिसका इहाता हुकूमती मिनिस्टर्स ने भी किया था। राना सना साहब ने ये कहा था फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये फरमाया था कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लाएंगे, और भी इनके कुछ लोगों ने कहा हुआ है ये। तो असल ताकत जो है वो तो वही है, जैसा कि मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि अब ये है कि उनके सामने ना आने की वजह से एक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड किया गया है, हुकूमती प्लेटफॉर्म, उसके जरिए हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है असद कैसर साहब का जो कहना है, जो उनका प्रपोजल है, वो मुनासिब है कि अब वो सामने भी आ जाएं ताकि बातचीत आगे बढ़ सके, बातचीत से मसाइल का हल जो है वो निकाला जा सके, मुल्क आगे बढ़ सके। सर, इसमें एक पॉइंट को लेके आगे चलते हैं। आपने फरमाया कि या तो ये करवाना नहीं चाहते या ये करवा नहीं सकते मुज़ाकरात। चलिए हम सेकंड पॉइंट पर जरा बात कर लेते हैं। क्या मैं ये समझूं कि इस टाइम के ऊपर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर मुल्क को इस सारे दलदल से निकालना चाहते हैं और एक पावर जिसका नाम लोग नहीं लेते, लेकिन आई वुड नेम देम एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों और मामलात आगे चलें? देखिए, मैं ये बात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में नहीं कहूंगा, मैं ये बात करूंगा हुकूमत के बारे में, क्योंकि हमारे साथ मुज़ाकरात कामयाबी के साथ करने में सारा नुकसान जो है वो इस गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत का है। क्योंकि अगर ये मैंडेट रिटर्न करते हैं, जो कि हमारा एक प्रिंसिपल डिमांड है, तो उससे इनकी हुकूमत खत्म होती है। कंसेक्वेंटली मैं ये कहने में बजा हूंगा कि ये हुकूमत जो है ये नहीं चाहती कि मुज़ाकरात आगे बढ़े, ये नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि उस कामयाबी में मुज़मिर होगा इनकी अपनी हुकूमत का ख़त्म होना।
ये बड़ी सिंपल स्ट्रेट सी बात है मेरे भाई। इसको पता नहीं लोग कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं। बाकी रहा दूसरे एस्टैब्लिशमेंट के बारे में आपने कि जी वो कामयाब नहीं होना चाहेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि जी उनका ये रवैया हो सकता है। मेरा ख्याल है कि वो चाहेंगे कि मुज़ाकरात हों, मेरा ख्याल है कि वो चाहेंगे कि मुज़ाकरात कामयाब भी हों, लेकिन इस वक्त इन मुज़ाकरात के रास्ते में जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो कोई और नहीं है, वो ये हुकूमत है जो कि जिसने कि एक तमाशा रचाया हुआ है मुज़ाकरात का, लेकिन असल में वो ना मुज़ाकरात करना चाहते हैं और डेफिनेटली मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देंगे। रऊफ साहब, आपसे आज से कोई 2 घंटे जब आप और मैं बात करें, 2 घंटे पहले की स्टेटमेंट है जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की। वो कह रहे थे ऑल इज वेल, हो जाएंगी, हमारी मुलाकात भी हो जाएगी, मुज़ाकरात भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऑल इज वेल। सर, इज ऑल वेल एक्चुअली? देखिए, गौर साहब के अपना बात करने का एक अंदाज है जिसके बारे में हम खुद भी बाज दफा गौर करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। मैं बड़ा लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। वेल, डेफिनेटली ऑल इज नॉट वेल सर। ऑल इज Actually, to be honest about it, nothing seems to be well at this moment with regard to the government. फेयर इनफ। अच्छा सर, इसमें आप हमेशा मेरे शो के अंदर भी, डिफरेंट टॉक शोज के अंदर आप हमेशा तमाम स्टेक होल्डर से बात करने के दाई रहे हैं। यू ऑलवेज सेड दैट कि मुज़ाकरात के अलावा ऑप्शन नहीं है, और एस्टैब्लिशमेंट को भी इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा। सर, एज ऑफ नाउ जब आप और मैं बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी स्टेक होल्डर की एट सम पॉइंट एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चल रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात यही चल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, जो कि हुकूमती प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहे हैं। एक्चुअली उनको आप सही रीड कर लेना तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी अगर कोई इंडिविजुअल शख्स जो है वो आप किसको राब्ते में है, दोस्तियां होती हैं, भाईचारे होते हैं, रिश्तेदारियां होती हैं, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन ऑफिशियल लेवल जो है, ऑफिशियल लेवल के ऊपर मुज़ाकरात का जो एक ही वो है, वो इस हुकूमत के जरिए है, जिसमें हुकूमती मिनिस्टर्स के अपने कहने की बेसिस के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी शामिल है, वो भी शरीक है। आज सर एक बड़ी खबर निकली है कि जनाब अलीमा खान साहिबा ने इंकशाफ किया कि वो जो बनी गाला शिफ्ट करने वाली ऑफर थी वो सीएम केपी के जनाब अली अमीन गंडापुर साहब लेके आए थे। सर, आप लोग इस ऑफर में पॉलिटिकल पार्टी, कमेटी, सीईसी, आप लोग ऑन बोर्ड थे? नहीं सर, हमें पीसी में नहीं ला के दिया गया था, लेकिन वो कभी ब्रीफिंग हो जाती है। शायद मैं उसमें मौजूद ना हूं उस वक्त जब हुआ है, लेकिन जी उन्होंने फरमाया है। लेकिन ये काफ़ी देर से चल रहा था। काफ़ी हलकों की तरफ से इस किस्म की कहानियां जो है वो बयान की जा रही थी, इस किस्म की जो न्यूज़ थी वो लीक की जा रही थी। सोशल मीडिया के ऊपर भी इसका भरपूर प्रचार हो रहा था। मैं ज़ाती तौर के ऊपर आगाह हूँ कि जी ऑफर्स तो बहुत पहले से हो रही थी। अटक के ज़माने में जब खान साहब वहां कैद थे, उस जमाने से ऑफर्स हो रही थी। तो खान साहब अगर चाहते डील करना तो वो कभी का उनको 500 दिन जो है वो जेल में नहीं गुजारने पड़ते, बल्कि चंद दिनों के अंदर अंदर वो बाहर जा सकते थे। लेकिन खान साहब ने, आपको पता है, बार बार यही कहा है कि वो अदालतों के जरिए इंसाफ लेके बाहर आएंगे, किसी डील के तहत नहीं आएंगे। सो आज भी वो अपने उसी कन्विक्शन के ऊपर कायम है कि वो किसी डील के ना मुतलाशी हैं, ना वो डील कबूल करेंगे, और वो अपने केसेस जो हैं वो अदालतों में पसू करेंगे और वहां से सुरखरू होके इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आजाद होके बाहर आएंगे। रऊफ साहब, इफ वी टेक इट एज इट इज, जिस तरह ये अलीमा खान साहब वाली गुफ्तगू में बात कर रहा था, इफ वी टेक इट एज इट इज, तो बज़ाहिर इंप्रेशन ये जाता है कि सबसे कामयाब मुज़ाकरात का सबसे अच्छा रूट या सबसे अच्छा कनेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अली अमीन गंडापुर साहब हैं, और कोई जो मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले मुज़ाकरात हैं, आई थिंक उन्हीं के एंड पे हो रहे हैं। एम आई राइट सर? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब प्रांत चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, ठीक है। और नंबर 2 बात, हकायक को हम बात कर लेते हैं। आज आपके साथ हमेशा इंटरेस्टिंग होती है कॉन्वर्सेशन, तो जरा हकायक को सामने रखते हैं, बात करते हैं उसके ऊपर। नंबर 1, वो चीफ मिनिस्टर है केपी के। केपी एक रेस्टिव प्रोविंस है, ठीक है सर। वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत अमल दखल है, एंड राइटली सो, क्योंकि वहाँ इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म है, वायलेंस है। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसीज का बहुत वहाँ अमल दखल है। सो बेसिकली डे टू डे बेसिस के ऊपर चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी जो है उसका वास्ता पड़ता है इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। तो एक ऑनगोइंग कम्युनिकेशन लिंक जो है वो मौजूद है। सर, कल मेरे शो के अंदर आप ही की जमात के जनाब मरवत साहब, शेर अफजल मरवत साहब मेहमान थे। उन्होंने एक सेंटेंस बोला, ही सेड कि जी एस्टैब्लिशमेंट के नजदीक मोस्ट डिसलाइक्ड पर्सन है बुशरा बीबी साहिबा, और उनसे मुज़ाकरात की समझ नहीं आती कि एस्टैब्लिशमेंट कैसे उनसे मुज़ाकरात करेगी। सर, समझ नहीं आती, शी इज नॉट इवन पॉलिटिकल, व्हाई शी इज डिसलाइक्ड इफ शी इज?
देखिए, शेर अफजल मरवत साहब के पास कुछ बहुत ही स्पेशल पावर्स होंगी जो कि उनको ये पता है कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। मेरे भाई, मैं फैक्ट्स एंड डेटा बेस्ड इंसान हूँ। मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास ऐसे कोई फैक्ट्स नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। कंसिक्वेंटली मैं इस किस्म की गुफ्तगू इस किस्म की को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकता, इस पोजीशन में नहीं हूं कि रिस्पॉन्ड करूं। लेकिन बाय ऑल मींस ऐसा नहीं है। चलें, ऐसा दैट्स नहीं फेयर है। इनफ। सिंस यू टॉक अबाउट डेटा, सिंस यू टॉक अबाउट फैक्ट्स, तो आई एम श्योर कि आप जैसे लोग इस जमात के अंदर हो हमेशा प्लान बी पे भी काम करते हैं। मेरी दुआ है विद ऑल माई हार्ट आउट कि अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, आपके मेरे पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हैं। सर, इन केस मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, तहरीक इंसाफ के पास वे आउट या सेकंड ऑप्शन क्या है फिर? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या ऑप्शन रहता है? पॉलिटिकल पार्टी के पास ऑप्शंस क्या है? नंबर एक, पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज बुलंद करना, हम कर रहे हैं। नंबर दो, कानूनी मुहाज के ऊपर अपनी जद्दोजहद जारी रखना, हम जारी रखे हुए हैं। नंबर तीन, आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक आइन और कानून की डोमेन के अंदर रहते हुए पुरअमन एहतजाज करना, हमने किया है पुरअमन एहतजाज और हम वो जारी भी रखेंगे। हमारे पास यही ऑप्शंस हैं, इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन ये जरूर होता है कि अगर एक या दो फोरम के ऊपर बात सुनवाई ना हो रही हो बात की, तो फिर जो एक और जो फोरम है, तीसरा फोरम जो है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर पार्लियामेंट और कानूनी महाज जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो पुरअमन एहतजाज का फ्रंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस और ज्यादा रेलेवेंस गेन करेगा। मेरा नहीं ख्याल इससे ज्यादा कोई आपको क्लियर जवाब दे सकता है। सर, सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है जब आप में बात कर रहे हैं? चल रही है सर, वो चल रही है। खान साहब ने आज भी कहा है कि जी उसको ज्यादा उसको उसको उसके ऊपर स्ट्रेस किया जाए। आज भी उन्होंने अपने मैसेज में ये कहा है। सर, रिसेंटली मेरे नजरों से एक क्लिप गुजरा है जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के लोग जो अभी तक गुमशुदा हैं उनकी लिस्ट कोई कंपाइल करके आपने गवर्नमेंट को दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उसके ऊपर सर कोई जवाब आया या वो लोग रिट्रीव हुए या आपको इन्फॉर्मेशन मिली, उनके वेयर अबाउट्स क्या है? जी, लिस्ट हम दे चुके हुए हैं, काफी देर हुई है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरे ऊपर जब कातलाना हमला हुआ था तो वो राना सना साहब ने कहा था एक प्रोग्राम में, और उसने पता जब उनसे पूछा गया जी कि क्यों नहीं उसके ऊपर कोई आपने कातिल पकड़े कि नहीं पकड़े, कहते जी कातिलों ने असल में मेकअप बहुत किया हुआ था इसलिए वो नहीं पकड़े जा सके। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा ही कोई जो है जवाब हुकूमत की तरफ से भी अगर आया तो आ जाएगा कि वो भी उनको ट्रेस नहीं कर सके। देखिए, एक हुकूमत जो मैंडेट के बगैर है, लेजिटिमेसी के बगैर है, अखलाकियात और इंसानियत के बगैर है, वो क्यों इन किस्म की बातों में अपने आप को कंसर्न रखेगी? उनका तो काम है कि जी उन्होंने अपना जो जो तख्त के ऊपर जिसके ऊपर वो विराजमान है उसको कायम रखना है, और उसके लिए वो हर गलत काम करने को तैयार है, करते रहे और करते रहेंगे। सर, जाते जाते अमेरिका के पाकिस्तान में सफीर वो भी वापस जा रहे हैं, आजकल उनके अलविदाई डिनर्स वगैरह चल रहे हैं। आपकी पार्टी के कुछ लोग भी रिसेंटली उनसे मिले हैं, अली जफर साहब, कुछ और लोग भी उनसे मिले हैं। अमेरिका के अंदर नई इंतजामिया भी आ रही है, और रिसेंटली हमने रिचर्ड गैनल वाली स्टोरी के अंदर भी आपसे हमारी बात हुई कि क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होपफुल है इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर अमेरिकन इन्फ्लुएंस की। एट वन सर वो खामोशी होगी रिचर्ड गैनल के एंड के ऊपर भी, और अब किस हद तक आपको लगता है कि कोई फॉरेन पावर इंटरफेयर कर सकती है आपके सारे मामलात में? दो तीन बातें हैं। नंबर एक बात, एक सर्कुलर के जरिए तमाम जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जब टेक ओवर करेंगे वो 20 के बाद, उनको सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत करने से रोक दिया गया है। तो इसलिए आपको कुछ खामोशी सुनाई दे रही है। नंबर दो, अमेरिका क्या करेगा, कुछ करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो क्या करेगा, ये नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मुनसर है। वहां भी स्टेक होल्डर्स हैं मेरे भाई, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अकेले कोई बात नहीं कर सकता। हालांकि ये परसेप्शन है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, ये एस्टैब्लिशमेंट के नापसंदीदा सदर हैं जो कि इलेक्ट हुए हैं अमेरिका के। तो ये देखना होगा, गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इंटरप्ले ऑफ हु wields द रियल पावर इन अमेरिका। सो हम देखेंगे। मैं भी इन सब्जेक्ट्स का मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैं चाहूंगा कि उसमें बेहतरी हो, उसमें एनहांसमेंट हो, कि ट्रंप साहब जो हैं वो अपने जो करना चाह रहे हैं, जिसकी इंडिकेशन उन्होंने दी है, जिसमें इंटरेस्ट उन्होंने शो किया है डायस्पोरा के साथ कम्युनिकेशन में, उनकी जो इलेक्शन टीम थी उसने भी उनके साथ बातचीत करने में कहा है कि जी हम ये करेंगे। तो क्या वो कर पाते हैं कि नहीं पाते, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई शैल बी वाचिंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। सर, पर्सनली रऊफ हसन साहब को आज की तारीख में जिस तरह मुज़ाकरात हो रहे हैं, रऊफ हसन साहब को जाती तौर पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा साइड पे रख के जाती तौर पे जिस तरह मुज़ाकरात होते हैं,
आपको मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं जी। व्हाट नेक्स्ट देन सर? ऑप्शंस बहुत कम है दोनों तरफ से, गवर्नमेंट के पास भी और ऑपोजिशन के पास भी ऑप्शंस तो डे बाय डे कम होती जा रही हैं। देखिए मसला ये है कि जब एक गलत काम किया जाता है तो फिर वो अपनी ट्रेल्स छोड़ता है, वो अपने बच्चे जो है वो छोड़ता रहता है। अब ये गलत काम, एक महा गलत काम किया गया है कि इमाम का मैंडेट लूटा गया है और आपने इन चोरों डाकुओं को जो है वो मसनद इक़्तिदार के ऊपर बराजमान किया हुआ है। लाजमी बात है वो मसनद इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो ये गलत काम करते रहे हैं, कर रहे हैं। और इस गलत काम को आई होप एंड प्रे कि इससे कोई बहुत ज़्यादा डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम मेरा ये यकीन है कि इनको जो है वो आवाम की आवाज़ सुनना पड़ेगी और मैंडेट रिटर्न करना पड़ेगा। आइदर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करके या फिर नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ के। ये जो इस वक्त कंकॉक्शन है, फैब्रिकेशन है जो कि कायम की गई है, वो ना कायम रही है पिछले 8-9 महीने 10 महीने, ना ही ये कायम रह सकती है। लेकिन जितनी देर ये कायम रहेगी मेरे भाई, मेरी कन्विक्शन है कि मुल्क जो है वो और खोखला होता जाएगा। तो इनको जाना चाहिए, जितनी जल्दी जा सके उतनी जल्दी इनको जाना चाहिए। इनका ठहरना जो है मसनद इक़्तिदार के ऊपर, वो मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए वो इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई डैमेजिंग है। रऊफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एवरी टाइम आई इंटरव्यू यू, आई स्पीक टू यू, आई लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाती तौर के ऊपर आज के दिन गुजरने के बाद, यस आई हैव टू सेकंड रऊफ साहब, जाती तौर पे मुझे लगता है कि जिन हालातों वाकयात में मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिस तरह गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही है, कोई बहुत होप्स हाई नहीं होनी चाहिए। बट पाकिस्तानी होते, पाकिस्तान का सोचते, मुईशत का सोचते, अवाम का सोचते, मेरी होप्स हाई तब तक रहेंगी जब तक लास्टली गवर्नमेंट खुद अनाउंस नहीं कर देती कि मुज़ाकरात आगे नहीं चल रहे। लेकिन मेरी होप्स तब तक हाई रहेंगी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह, और इसका मंतकी अंजाम जो होगा वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए मुज़ाकरात का बेहतर होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो उड़ान पाकिस्तान पे थोड़ी सी बात करते हैं, मुईशत पे थोड़ी सी बात करते हैं। हम उड़ान भर भी चुके हैं, अभी हम तैयारियों में हैं, और ये उड़ान पाकिस्तान किस हद तक आपकी और मेरी मुश्किलात कम करने में मुआवन साबित होगा। रीज़न मुझे ये पता है कि भी जो 3 दिन पहले की एक रिपोर्ट है कि जनाब 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। गवर्नमेंट कहती है कि जनाब पिछले 7 साल में महंगाई सबसे कम है। फिर मैं डॉलर कंपेयर करता हूँ 2 साल 3 साल पहले इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार का, पेट्रोल पे कंपेयर करता हूँ, दालें कंपेयर करता हूँ, सब्जियाँ गोश्त कंपेयर करता हूँ, तब रेट्स बहुत कम थे यार। सो मैं इसको सादा समझना चाहता हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक तरफ उड़ान पाकिस्तान, लेकिन दूसरी जानिब खबरें ये आती हैं कि 1 करोड़ 30 लाख के करीब पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। मुझे नहीं आइडिया कि ये फैक्ट्स कहाँ तक आपकी और मेरी पॉवर्टी एलिवेशन में मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान की मुईशत को मुस्तहकम करने में मदद कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। सीनियर सियासतदान जनाब दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज है, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत। सर, एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि हमने मुईशत को काबू में कर लिया है, चीज़ें ऑन ट्रैक हैं। उड़ान पाकिस्तान एक नया विजन भी दे दिया उन्होंने, इन डेज टू कम मजीद मुईशत बेहतर होती जाएगी। सर, ये प्लान सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है उड़ान पाकिस्तान? ये विजन इन्होंने बहुत मर्तबा दिया जी। असल में ये जो अंग्रेजी के अखबारों में ये लिखा हुआ ना, ये यू रैन लिखते हैं, यू रैन यानी आप भाग गए जी। और यही इत्तेफाकी बात है। मुझे याद है जब ऑपरेशन ये इराक में अमेरिका ने चलाया था, तो उन्होंने उसका नाम रखा था ऑपरेशन इराकी लिबरेशन, तो उसका मुखफ़फ़ बनता था ऑयल। तो वो जाहिर बात है सारा तेल का मामला था। तो अल्लाह ताला कभी कभी ऐसी चीजें कर देता है खुद ब खुद के वो अपनी जो असल हकीकत है वो खुद ही बयान कर देते हैं। तो ये जो यू रैन है, ये बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त फरमाया। उसकी वजह यह है कि अगस्त की 14 तारीख को जो हकीकी प्रोग्राम था पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने का, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने और वो स्टेफन डेक्रॉन साहब थे, और जो टास्क फोर्सेस बनी और मुख्तलिफ किस्म के IMF की जो उस वक्त मुज़ाकरात चल रहे थे, उसकी रोशनी में जो कॉम्प्लीमेंट करना था उस चीज को, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल वैल्यू चेन्स में लेके आना था, और ये प्राइवेटाइजेशन करनी थी, और ये पूरे पाकिस्तान के जो रेवेन्यू है उसको ठीक करना था, जिसमें ये 3 सतह जो थी, एक रियल एस्टेट और एक आपका रिटेल सेक्टर, और साथ में ये जो आपका एग्रीकल्चर टैक्स है, ये सारा नाफिज होना था वगैरह, वो सारी चीजें उसमें शामिल थी। तो वो IMF का प्रोग्राम तो हो गया, उसके बाद इनके पांव ठंडे हो गए, और उसके बाद IMF वापस आ गया। अभी स्याही नहीं सूखी तो IMF इमरजेंसी में वापस आ गया। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है,
हमारी सारा अभी तो अग्रीमेंट हुआ है, तो अगर ये सारी चीजें तो हमारे में तो कोई सब्र नहीं है, तो हम आपको फ्रैंकली बता रहे हैं। हाँ। अब उसके ऊपर क्या हुआ कि फिर हुकूमत सोचती रही कि अब क्या करें। तो ये 2 साल पहले का जो प्रोग्राम है, यही लोगो, यही सारा कुछ जो है, ये पीडीएम ने भी दिया और ये अभी जून में भी अनाउंस हुआ। इसको झाड़ झूड़ के इसमें से सारी चीजें डिलीट करके तो ये प्रेजेंट कर दिया कि ये स्टेटस को की अलामत है। यानी ये जो यू रैन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये असल जो प्लान बनना था अगस्त 14 को जो अनाउंस होना था, और उसके बड़ी धूमधाम बचाई गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, उसकी कर्टन रेजर, उसकी झलकियां भी देने शुरू हो गए, सारा कुछ वो अभी भी मौजूद है आपके अखबारों में, टीवी स्क्रीन की जीनत बनी थी वो सारी, उससे ये भाग गए। ये कह के कि डार साहब को भेज दिया गया रिव्यू के लिए। अब डार साहब तो खुद जाना चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो तो बड़ी तकलीफ में है। वो तो बार बार कहते हैं कि हम तो 20वीं मईशत बनने जा रहे थे और हमने पता नहीं क्या कर दिया था। तो फिर अगर यही बात है तो फिर उनको हथकड़ियां क्यों लगाई हुई हैं? अभी तो उनकी गर्दन ठीक हो गई है, तो उनको क्यों फॉरेन ऑफिस में बैठाया हुआ है जहां उनका ना कोई तल्लक है ना लेना देना। फिर उन्होंने कोशिश की पीएम, डिप्टी पीएम बन के, उसकी फिर उन्होंने कहा जी इसका वजूद ही कोई नहीं है, ऐसे ये ओहदा सिर्फ बराए नाम है। फिर इन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंडमेंट करवाई, फिर भी बात नहीं बन रही थी। फिर इन्होंने ये सोचा होगा कि ये जो बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लानिंग कमीशन का है। तो जो बेचारा अपना सेक्रेटरी नहीं बदल सका, वो सारी अखबारों का जीनत बना कि वो बुरे हालों में है और लोगों को कहता फिर वो अखबारों में आया ये सारी बात जी। तो वो उसको जो है ना उसमें हवा भर के उसका पुराना प्लान झाड़ झूड़ के, और अब मजे की बात है उस प्लान में लिखा हुआ है जी। उस प्लान में ये बातें लिखी हुई है कि ये पुराना ओके। तो नया वाला किधर गया? सवाल तो ये है। और आज आप देखें फाइनेंस, और सबसे हैरानगी की बात ये है कि उस यू रैन पाकिस्तान के अनाउंसमेंट से एक दिन पहले कमालिया जाके फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक लंबी और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो तमाम नुकात जो उनके 14 अगस्त वाले प्रोग्राम थे उनको दोबारा दोहराते हैं। और फिर उन्होंने आके जब स्पीच की उसमें भी उन्होंने यही बात की, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम कोई प्लान्स के हक में नहीं है, हम जो करते हैं वो हम आके कहते हैं आपको, प्लान तो ऐसे कागजी कार्रवाई होती है। आज कहा है उन्होंने। तो इससे लगता है कि दो पैरेलल प्लान चल रहे हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर लेके चल रहे हैं, एक एहसन इकबाल साहब लेके चल रहे हैं। कोई प्लान नहीं चल रहा। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर सामने आए हैं इनकी दुम पे पांव आया तो ये कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके पास जो IMF के टारगेट्स हैं ये पूरे नहीं हो सके। ये दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने लिख दिया हुआ, उनकी वेबसाइट पे मौजूद है कि एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स लेने पड़ने हैं। तो ये अब जा रहे हैं मिनी बजट बनाने। उसके लिए रास्ता हमवार करना था कि जो हमने वादा किया कि हम गवर्नमेंट की भी पेटी कसेंगे, कमर बांधेंगे और ये खर्चा कम करेंगे, और वो इसलिए अवाम को हम कह रहे हैं कि आप भी हिस्सा डालें, तो वो तो इन्होंने किया कोई नहीं 6 महीने। तो अब जब इनसे वो हुआ ही नहीं, यानी रिटेल टैक्स नहीं लगा, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगा, बाकी नहीं लगा, और खसारा सर के ऊपर आगे गिर रहा है, और 2 महीने बाद IMF आ रही है, बल्कि 1.5 महीने बाद IMF आ रही है रिव्यू करने, तो अब इन्होंने मिनी बजट देना है। तो मिनी बजट के लिए ये सब कुछ बता रहे हैं कि जी अब वो सारा कुछ राइट साइजिंग हमने कर दिया, ये देखें हम कितने अच्छे बच्चे हैं। हालांकि जो डार साहब को 60 दिन का टाइम मिला था कि आप फॉरेन मिशंस की राइट साइजिंग करके दें, वो रिपोर्ट किधर है? वो कहाँ गुम हो गई है? वो तो इस काम में लगे हुए थे कि मैं किसी तरह फाइनेंस में 20वीं मईशत बताऊं जाके कि मैं बड़ा कमाल का काम करता हूं, और इनके ऊपर बैन लगा हुआ, ये जा नहीं सकते उधर। सर रिसेंटली ये खबर आपकी नजर से भी गुजरी होगी कि जनाब पाकिस्तान में महंगाई पिछले 7 साल की कम तरीन सतह पे आ गई, और उसके एक ही दिन बाद एक और खबर आती है कि 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। सर मैं कोई इकोनॉमी का बंदा नहीं हूं, आपकी बेहतर ग्रिप पे, जरा मुझे आज पाकिस्तानी को समझा दीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। आज की अखबार में, कल की नहीं, 2 महीने पहले की नहीं, आज की अखबार में, अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया, जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है उसमें स्टेट बैंक गवर्नर पेश होकर ये बताते हैं कि महंगाई बढ़ने वाली। अब जितने भी अदारे हैं, फिच है, ब्लूमबर्ग है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन जिसमें पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव खुद बैठी हुई है, चले स्टेट बैंक तो ऑटोनोमस है, उन सब ने पाकिस्तान की जो एंड ऑफ पीरियड यानी जून 2025 की जो इन्फ्लेशन बताई है वो डबल डिजिट में बताई है, यानी 10 या 10 से ज्यादा होगी। तो अभी जो है ये 5 से कम है, इसका मतलब है ये दुगनी होनी है, तो फिर 10 के आगे जाएगी ना जी। तो वो रेला आ रहा है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, मेरे जैसे सादे आदमी को ये पता है, तो इन सारों को नहीं पता। उसकी वजह बुनियादी ये है कि यूरेन, जब टाइम आया कि आपने पाकिस्तान की अशरफिया को ठीक करना था, जब इनसे टैक्स लेना था, जब आपने हुकूमत की राइट साइजिंग करनी थी, जब आपने बैंकारी निजाम को ठीक करना था, तो आप भाग गए।
आप घिसा पटा लफाजी पे बुनियाद पर, जैसे 2010 था, जैसे 2025 था, अभी 2025 खत्म भी नहीं हुई, अभी तो टाइम है ना, तो वो हदाफ पूरे कर ले। अगर उसमें कोई जान थी तो नया वाला अनाउंस कर दिया, यानी ट्रक की बत्ती 35 की दिखा दी और उसमें 47 का भी अंदिया दे दिया कि वो भी आ रहा है। मतलब इन्होंने करना ही कुछ नहीं। बात तो ये यूरैन पैन, बिल्कुल सही नाम रखा है इसका। यूरैन, चले आपने एक नया नाम दे दिया, ये आज ही रजिस्टर हो जाना यूरैन। अच्छा सर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लेकर बज़ाहिर लग ही रहा था कि मुज़ाकरात को गवर्नमेंट भी सीरियस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सीरियस है। आपको लगता है कि मुज़ाकरात में से कुछ पॉजिटिव खबर की उम्मीद रखी जाए कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है इन मुज़ाकरात के नतीजे में? मेरा ख्याल है पीटीआई नहीं चाहती कोई ऐसी उनके खिलाफ मनफी चीज रिकॉर्ड पे आ जाए 20 जनवरी से पहले, और इसीलिए इन्होंने 31 जनवरी की डेट दिया, क्योंकि 20 की तो वो ऑब्वियसली नहीं दे सकते। वो तो उनके लिए उनका सारा का सारा जो हमको गुलाम है वो सारा कुछ सारा उड़ जाता है। तो 20 तारीख को मैं आपको बता देता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब की इनॉग्रेशन होनी है जी। तो ये सारा का सारा दारोमदार, ये जो कांग्रेस में को खत साइन किया है, ये जो कोई ट्वीटें आ गई हैं, कोई इस तरह की चीजें, ये सारा इनसार वहां रखा हुआ है कि अब वो जिसको कहते थे कि हम एब्सोल्युटली नॉट है, अब एब्सोल्युटली यस हो गया। तो यू टर्न के मास्टर है ये सब। सर, आपकी रिसेंटली डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात भी हुई, आई थिंक आपके डिनर था घर पे वहां पर। डू यू थिंक आउटगोइंग एम्बेसडर, चेंजिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन अमेरिका, कोई पाकिस्तान को लेके, इमरान खान साहब को लेके पॉलिसी शिफ्ट देख रहे हैं इन डेज टू कम आप? मेरे ख्याल में ये जो आपको चेहमगोइयां नजर आ रही हैं जिसमें कांग्रेस का ये लेटर आया था, अब सबसे बड़ी बात ये है कि आज ही प्रेसिडेंट कार्टर का, जो दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजारी है, उनका स्टेटमेंट आया हुआ था कि अमेरिका में जो इजरायली लॉबी है वो कितनी इफेक्टिव है कि तमाम कांग्रेस जो है वो उनके ऊपर बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगली मर्तबा वो कांग्रेस में नहीं होंगे। तो ये जो कांग्रेस में से इन्फ्लुएंस आया, जिसमें सैकड़ों ने आके तो दस्तखत कर दी, यकलख्त उनको पाकिस्तान याद आ गया है, जो कल तक कहते थे हम तो अफगानिस्तान से चले गए, बस अब पाकिस्तान बैक बर्नर पे है। तो ये कैसे याद आ गया? ये क्या अनोखा काम हुआ है कि सारों को जो है ना ये इस नहज तक जाना पड़ा। तो जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो वो पता क्या पड़ा कि वो जो कांग्रेसमैन अपना बयान करते हैं, जब उनको पूछा गया कि आपने ये क्यों किया है, तो वो तो ये कहते हैं कि हमें ये बताया गया है कि चीन को पाकिस्तान में दाखिल होने से इमरान खान रोकेगा, इसलिए हम समझते हैं कि बड़ा जरूरी है उसको आगे लाना। तो मेरा मतलब है कि ये चीजें जो है, आपकी जो फॉरेन मिशन है वो नहीं बता सकती, आपकी जो फॉरेन ऑफिस है ये नहीं बता सकती। वो तो लगे हुए हैं कि फाइनेंस में कैसे घुसना है। एक अकाउंटेंट को जब आप बैठा देते हैं फॉरेन ऑफिस में, जिसका उसका पता ही कुछ नहीं, तो फिर आपका क्या इमेजिन कर सकते हैं। और यही फेलियर है पीएमएलएन का। ये सारे जो बाबे हैं ये बिल्कुल मुकम्मल फारुकुल बाला है, इनका काम हो चुका है और इन्होंने जमात का भी काम कर दिया। सर, रिचर्ड गैनल वाले मामले के ऊपर भी बड़ी तशवीश थी मुझ समेत पाकिस्तानियों को कि हमारा फॉरेन ऑफिस क्यों खामोश बैठा हुआ है। चंद वुज़रा टूटी फूटी अंग्रेजी में ट्वीट करके एड्रेस कर रहे हैं रिचर्ड गैनल को, लेकिन उनको प्रॉपर्ली एंगेज ही नहीं किया गया था इवन एट दैट टाइम कि भाई हमारा इंटरनल मैटर है, दिस इज हाउ इट्स गोइंग, हम इसको एड्रेस करने वाले हैं, हम इसको देख रहे हैं। लेकिन वो भी मामला आपने देखा शुत्र बेमुहार था एट दैट टाइम। कुछ वुज़रा ने बस टूटी फूटी ट्वीट्स की थी एंड दैट इज इट। कुछ भी नहीं जी। आप ये अफगानिस्तान वाला मामला देख लें, आप चाइना वाला मामला देख लें, चाइना सख्त नाराज है। और वो मेल्टडाउन जो क्रिएट हुआ, ये माशाल्लाह इस अकाउंटेंट साहब ने किया, जहां पर चाइनीज एम्बेसडर को तकरीब खत्म होने के बाद उठना पड़ा और वक्त मांगना पड़ा माइक्रोफोन से, जबकि लोग तो तालियां मार रहे थे। और उन्होंने ठंडा पानी फेंक दिया सारों को कि आपने बिल्कुल गलत बयानी किया। कोई हमारे शी जिनपिंग ने ऐसी बात नहीं की कि हमारा कदर नहीं है हमारे अपने लोगों की। और उनको मतलब इससे बड़ा क्या होना था, क्या सामने होना था? अभी तक चाइना उस स्टेटमेंट पे नाराज है हमसे? उसके बाद तो सीएम साहिबा ने विजिट भी किया है और भी कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑब्वियसली चल रही होगी डिप्लोमेट्स की। अभी तक चाइना नाराज है हमसे उस स्टेटमेंट। उसके बाद आप देखें वाकयात कितने हुए, मामला तो उसी तरह चल रहे हैं। सर, मुझे जरा आसान सा प्लीज जाते जाते समझा दीजिए कि क्या इनके टेन्योर में शहबाज शरीफ साहब PDM 1 और PDM 2, ये भी तो तसलसल है, कोई आपकी मेरी आम पाकिस्तानी की जिंदगी बेहतर हुई है या सिर्फ नंबर्स का है सारा जमघटा? महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो नीचे आई है। इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई कम हुई है, ये झूठ है। महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, यानी उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है और वो वापस ऊपर जा रही है। अफसोस की बात ये है, मैं नहीं कह रहा, ये सब खुद कह रहे हैं। तो इसमें इन हालात में फिर आप मुझे बताएं कि अवाम क्या समझे। और आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो इन्होंने सर्वे ही नहीं कराया, छुपाने बातों से खत्म नहीं हो जाती। तो वो भी सामने आ रहा है, अब आप देखना क्या बनता है। सर, थैंक यू वेरी मच दानियाल साहब, थैंक यू सो वेरी मच। सीनियर सियासतदान जनाब दानियाल अजीज साहब हमारे साथ थे।
और इकॉनमी पे दानियाल साहब की बहुत अच्छी ग्रिप है, इंसाइडर भी रखते हैं, ऑब्वियसली पॉलिटिशियन है तो लोगों से राब्ते में भी रहते हैं। महंगाई कम नहीं हुई, जिसको हमने बड़ा बेचा है, नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि 7 साल की कम तरीन सतह के ऊपर एंड ऑल दैट। महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई, लेकिन अकॉर्डिंग टू दानियाल साहब इन डेज टू कम महंगाई बढ़ने की शरह भी डबल होने जा रही है, तकरीबन डबल होने जा रही है। एट वंस महंगाई का एक नया तूफान आने जा रहा है। और उड़ान पाकिस्तान, यू रान, जो दानियाल साहब ने नया नाम दिया है, उसके ऊपर डिटेल में क्या बात की जाए, तमाम जो उसके पॉसिबल एस्पेक्ट्स थे वो दानियाल साहब भी आपके सामने रख के चले गए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक बड़ा इशू हमारा मिलिट्री कोर्ट्स है, वहाँ से सिविलियन की सजाएं भी हैं। आज आईनी बेंच में वो केस लगा हुआ था, पहली समाअत थी, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने गोशगुजार किया कि एक सेगमेंट दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बीइंग अ डेमोक्रेट लिविंग इन पाकिस्तान, दिस इज क्लोज टू माय हार्ट, और वो है कि जनाब डेमोक्रेसी किस हद तक स्ट्रेंथन हो रही है पाकिस्तान के अंदर। जब इस पर बात करते हैं तो एक रिसेंट केस का अहवाल मेरे सामने आ जाता है, और वो है मिलिट्री कोर्ट्स और सिविलियंस का ट्रायल। उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में वो केस लगा हुआ था। मेरे भाई बिशारत राजा साहब मेरे कलीग भी हैं, एवीएन में काम करते हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के। बिशारत भी मेरे साथ मौजूद हैं। बिशारत भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिशारत भी क्या हुआ आज अहवाल, जरा समाअत का बताइए हमें, व्हाट हैपेंड। बहुत शुक्रिया राय साहब। आज जब केस की समाज, आज देखे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 और भी केस लगे हुए थे। एक तो खान साहब के जो 8 फरवरी को जो इंतखाबात थे उस हवाले से धांधली, उस हवाले से दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी, और फिर शेर अफजल मरवर साहब की भी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। जब हम सुबह गए तो बताया गया जी, जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्होंने कहा जी कि आज हम बाकी जो केसेस हैं वो नहीं सुनेंगे, बगैर कार्रवाई के उन्हें मुलतवी करते हैं, और हम सिर्फ आज सुनेंगे सिविलियन में जो उसका ट्रायल हुआ मिलिट्री अदालतों में, वो केस सुनेंगे हम। पर समाअत को 1.5-2 घंटे तक जारी रही। उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ से बहुत अहम सवालात उठाए गए। ख्वाजा हारिस साहब दलाइल दे रहे थे, वजारत दफा के जो वकील है। एक मौका पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा जी कि ये अपील किसने की हुई है। तो ख्वाजा हारिस साहब बड़े वैसे, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, बड़े लायक वकील है, काबिल आदमी है, लेकिन वो उस मौके पर वो सख्ते में आ गए। उन्होंने कहा हुकूमत, उन्होंने कहा नहीं, हुकूमत ने नहीं, वजारत दफा ने की हुई है। हुकूमत और वजारत दफा अलग-अलग, एग्जेक्टिव ना बढ़ा दे, एग्जेक्टिव उससे। फिर ये कहा गया जी कि ये जो एग्जेक्टिव के पास कौन सा अख्तियार है कि वो सजाएं जो है वो देना शुरू कर दें। ख्वाजा साहब ने कहा जी कि अगर कोई बाकी, अगर कोई फंक्शनल चीज़ें हो तो एग्जेक्टिव दे सकती है। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जी कि आप हमें आइन के अंदर से बताएं ना, ये अपनी तरफ से जो बात करें ना, आपके कुछ बाकी फंक्शन ना हो तो एग्जेक्टिव दे सकते हैं, ये बात नहीं, आप आइन के अंदर से हमें बताएं। फिर उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा साहब ने कहा, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने उन्हें कहा जी कि इसके लिए ATC बनी हुई है, जो फोरम है मतलब वही है। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा अगर चौकी के बाहर से जा रहा है, वो उसको रोका गया, नहीं रुका, वो चौकी के बाद जाकर खड़ा हो जाता है, तो आप उसमें केस बनाना, उसका ट्रायल करना शुरू कर देंगे, मिलिट्री कोर्ट में चले जाएंगे उसके खिलाफ। ख्वाजा साहब ने कहा जी कि मैं आपकी बात से, इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, आप जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मौके पर जब वो बात करते थे, अच्छा, मेरे लिए हैरान कौन बात ये थी, राय साहब के 7 जज थे जी, बेंच था ना, पूरा बेंच में 7 जज थे। इस पूरी 1.5-2 घंटे की समाअत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह है ना, फकत एक बात उन्होंने कही, और वो बात जब हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जो बैरिस्टर अहसान न्याजी साहब के वालिद मोहतरम जी, जब वो रोशन पर गए तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने इस्तदाक की अदालत से कि मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप सियासी बात करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं सियासी बात नहीं करूंगा, मेरा रिकॉर्ड है कि मैं यहाँ पर जब समाअतें होती रही, मैं पेश होता रहा, मैं बात करता रहा, मैंने कभी सियासी बात नहीं की। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बड़ी मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जब चीज़ रखी की तो बड़ा अलमनाक ये बात थी कि जो लोग, जिन लोगों को सजाएं दी गई और जेलों में मुंतकिल किया गया, उन लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है वहाँ पर, वो वही सलूक हो रहा है जो मिलिट्री कस्टडी में हो, हालांकि जेलों में शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि वो जैन मैनुअल के मुताबिक उन्हें जस्टिस मसरत अलानी ने इस मौका पर कहा जी कि हमने, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया हुआ है कि जो कैदी जेलों में जाएंगे उनके साथ जो ट्रीट होगा जेल मैनुअल के मुताबिक होगा। इसका मतलब यह है, जस्टिस मसरत अलानी ने अगला जुमला फेंका
ये बात उन्होंने। इसका मतलब ये है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातब कर दे कि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मान रही। कल समातब दोबारा, ये कल नहीं, आगे 3 दिन की कॉज लिस्ट उन्होंने वो कर दिया, मनसूख कर दी है। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ये केस सुने जाएंगे। जो मिलिट्री का डिसाइड होएगा 3-4 दिन में, ये लग रहा है। कल ख्वाजा हारिस साहब को आज उन्होंने कहा कि जी आपने कल भर सूरत दलाइल मुकम्मल करने हैं, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने जो बातें आखिर पर की ना कि मैंने ये चीज़ें कर रही हैं, तो लगता है उसमें कंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी दर्दनाक बात थी कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब वहाँ पर उनके आंसू, यार मैंने खुद देखे उनके आंसू, जबत जिस तरह उन्होंने किया वहाँ पर, अजीज़ो करबा को मिलने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।